नमस्कार दोस्तों। और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज में। सपने बहुत सोच समझ कर देखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही सपने एक खौफनाक डर बनकर आपको कभी चैन से सोने नहीं देते। पुणे फिल्म डायरेक्टर्स के लिए हमेशा ही एक ऐसी जगह रही है जहां उन्हें शूटिंग करना बेहद पसंद रहा है। आर्यन भी फिल्म शूट करने के इरादे से ही पुणे के एक फोर्ट पर पहुंच गया था। बड़ी किस्मत से बहुत बड़ा फाइनेंसर मिला था, अच्छा प्रोड्यूसर मिला और आर्यन का ड्रीम प्रोजेक्ट चल निकला। पूरी यूनिट लेकर सबसे ज़रूरी सीन शूट करने पहुंच गया पुणे। फोर्ट के बारे में ढेर सारी कहानियां और किस्से मशहूर हैं, और उन्हीं में से एक पर अपनी ही कहानी बनाकर फिल्म बनाने आर्यन मुंबई से निकला। लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। इस वजह से रात बहुत ज़्यादा हो गई, थकान भी काफ़ी थी। तो सोचा शूट सवेरे से ही शुरू करेंगे। सबके रुकने का इंतज़ाम किले के ही एक हिस्से में था, जहाँ कमरों को ऐसे रखा गया था कि लोग आके रह सके। अपने कमरे में आर्यन किताब पढ़ रहा था, लैम्प के पास बैठकर, जब अचानक लैम्प के बल्ब में स्पार्क होने लगा। बल्ब जलने बुझने लगा और अजीब सी आवाज़ करने लगा, जैसे अभी फट पड़ेगा। आर्यन ने अपने स्ट्रगल के दिनों में ऐसे कई बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स ठीक किए थे। हाथ बढ़ाकर लैम्प का कवर उतारा और वो आवाज़ करता बल्ब जैसे ही ठीक से लगने को हुआ कि वो बल्ब जोर की आवाज़ करके फटा और आर्यन के पूरे चेहरे पर कांच के टुकड़े पड़ गए। आर्यन दर्द के मारे बुरी तरह से चीखने लगा और कमरे से बाहर जाने को दरवाजे की ओर अंदाजे से जाने लगा। उसकी चीखें सुनकर पूरी यूनिट के लोग भागते हुए आए और उनमें से टेक्नीशियन संजय ने कहा, अरे क्या हुआ सर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आर्यन बेहद दर्द में था। उसने कहा, वो लैम्प का बल्ब मेरे चेहरे पर फट गया अभी अभी। डॉक्टर को बुलाओ यार, कहीं कहीं आंख में कांच ना चला गया हो। पूरे कमरे में यह सुनकर सन्नाटा सा छा गया। आर्यन को भी एहसास हुआ कि उसे तो दर्द होना चाहिए था, लेकिन जरा सा भी दर्द पूरे बदन में कहीं नहीं था। चेहरे से हाथ हटाकर उसने आंखें खोली तो सबको सामने खड़े हुए देखा। कुछ खुसुर फुसुर करके आसपास में आर्यन को देखते, तो कुछ लैम्प को देखे या आर्यन को, ये नहीं समझ पा रहे थे। आर्यन ने पलटकर पीछे लैम्प को देखा तो आर्यन को भी एक पल के लिए खुद पर यकीन नहीं हुआ। लैम्प बिल्कुल ठीक था और सही तरीके से जगमगा रहा था। आर्यन ने अपनी आंखों से बल्ब को फटते हुए अभी अभी देखा था, पर कुछ देर बाद बल्ब बिल्कुल ठीक था। बिना कोई सवाल किए आर्यन अब तो कमरे में जाने को ही तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी यूनिट के लोगों के जाने के बाद दो लोगों के साथ आर्यन अंदर गया अपना कुछ थोड़ा मोड़ा सामान उठाने। तो इस बार उन सब के सामने सचमुच ही वो बल्ब कुछ देर तक स्पार्क्स की आवाज़ करता हुआ जलता बुझता अचानक सबकी आंखों के सामने फट गया। उस बल्ब के फटने की आवाज़ से मानो आर्यन की सांसें ही रुक गईं। आर्यन के हाथ पांव कांप रहे थे, उसे चक्कर आ रहे थे। बुरी तरह से आर्यन को किसी तरह कमरे से बाहर लेकर समझाते हुए यूनिट के लड़कों में से एक ने कहा, सर ये तो यूं ही वोल्टेज का प्रॉब्लम है, आप परेशान मत होइए, अभी स्टेबलाइजर ऑन करते ही सब ठीक हो जाएगा। इतना कह के वॉकी टॉकी पर स्टेबलाइजर ऑन करने का ऑर्डर दिया उस लड़के ने, और लगभग तुरंत ही शूटिंग के लिए जितनी भी लाइट्स आई थी और बिजली का छोटे से बड़ा जो भी सामान था, वो सब का सब या तो टूट गया या जल गया और पूरे 12 कमरों के इलाके में धुआं धुआं हो गया। इतना बड़ा लाखों का नुकसान, वो भी शूटिंग शुरू होने के पहले।
अभी तो आर्टिस्ट के नखरे बाकी थे और यहाँ पहले ही दिन ये हाल था। आर्यन का बिल्कुल भी दिल नहीं था इस मनहूस जगह पर एक भी पल रहने का। वो उठा और सीधे अपनी वैनिटी वैन में चला गया और दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ देर बाद आर्यन सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे हल्की हल्की नींद आई ही थी, जब अचानक उसकी नींद एक जोरदार आवाज से टूटी। गाड़ी पर किसी के इतने तेज पत्थर मारने की आवाज सुनकर आर्यन की नींद एक पल में उड़ गई। उठकर बैठा, क्या करें क्या नहीं ये सोच ही रहा था आर्यन, जब दोबारा अब आर्यन उठा और गाड़ी की खिड़की के पास पहुंचा और बाहर झांक कर देखने की कोशिश की। अंधेरे के उस पार बेहद हल्की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी। एक 12 या 13 साल का बच्चा सा लग रहा था। अंधेरे और हल्की रोशनी में सिर्फ एक साया सा ही लग रहा था। देखकर वो बच्चा झुका और कुछ उठा के उसका हाथ एक बार फिर से घूमा और जिस खिड़की पर आर्यन खड़ा था उसका कांच फूटकर चकनाचूर हो गया। वहीं के वहीं रुक जा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। इतना चिल्ला के आर्यन उस बच्चे के पीछे गाड़ी से उतरकर भागा। बच्चा तो बच्चा ही था। वो और तेज अंधेरे को चीरते हुए किले की ओर हंसते हुए भागा और आर्यन ने भी आओ देखा ना था, सीधा उसके पीछे पीछे किले के अंदर चला गया और काफी दूर तक उसके पीछे भागते भागते जब आर्यन आखिरकार रुका तो उसे समझ आया कि वो किले के किसी कोने में आ गया है। एक अजीब सा सन्नाटा था। यहाँ कोई इंसान नहीं, जानवर नहीं, पंछी नहीं, और फिर भी सन्नाटे में एक शोर था। आर्यन चुपचाप खड़ा उस आवाज में खो गया और निकलने का रास्ता और उस गुस्ताख बच्चे को ढूंढ रहा था, जब एक आवाज आर्यन को साफ साफ सुनाई दी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। ये तो किसी बच्चे की ही आवाज थी। सुनते ही आर्यन ने मन ही मन सोचा, हो ना हो वो बच्चा यहीं कहीं होना चाहिए। एक बार हाथ आ जाए फिर बताता हूँ। इतना सब कुछ सोचते हुए आर्यन इधर उधर बच्चे की आती हुई आवाज़ को सुनता उसे ढूंढने लगा। गिद्ध जैसी नज़रें चारों ओर कोई भी कोना नहीं छोड़ रही थी कि वो बच्चा हाथ पर लग जाए एक बार और आर्यन उसकी चमड़ी उधेड़े। आर्यन की ये दुआ जैसे ऊपर वाले ने तुरंत ही सुन ली। एक कोने में वो बच्चा आर्यन की ओर पीठ किए हुए बोलता जा रहा था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ऐसा भागा कि बस सीधा उसकी ओर दौड़ा और उस बच्चे को पीछे से ही गर्दन से पकड़कर कहा, बड़ा शौक है ना लोगों पे पत्थर मारने का? आ आ इधर उठ, बताता हूं अभी तुझे दर्द कैसा होता है। और इतना कहा ही था आर्यन ने जब एक अजीब सी हंसी हंसते हुए उस बच्चे की सिर्फ गर्दन घूम गई और चेहरा पीठ की ओर हो गया। मुस्कुराता हुआ वो बच्चा अजीब सी आवाज और हंसी के साथ आर्यन को देखने लगा। आर्यन उस बच्चे को छोड़कर वहां से ऐसे भागा जैसे जिंदगी के पीछे मौत भाग रही हो, और भागते भागते आर्यन सीधा अपनी वैनिटी वैन में आकर रुका और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन कुछ ही पलों में वैन के बाहर से एक के बाद एक पत्थर वैन पर आकर लगने लगे। आर्यन अपने वैन में ही बैठे बैठे अपने हेड टेक्नीशियन रोहित को फ़ोन किया और उसे तुरंत अपने वैन पर आने को बोला। रोहित और आर्यन पुराने दोस्त थे, तो ऐसी घड़ी में उसे उसी पर भरोसा था। आर्यन बस वैन में बैठे बैठे अपनी सलामती की दुआएं मांग रहा था, जब अचानक पत्थरों के वैन पर पड़ने की आवाज़ रुक गई और सूखी पत्तियों पर किसी के
कदमों के करीब आने की आहट आने लगी और वो कदम आकर वैन के पास जैसे ही रुके तो एक दस्तक की आहट हुई वैन के दरवाजे पर। आर्यन समझ गया कि रोहित आ गया है। आर्यन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो उसे एक बार फिर से अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। आर्यन ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अंदर बैठा ही था जब उसका फ़ोन बजा। फ़ोन रोहित का था और उठाते ही उसने कहा, भाई दरवाज़ा तो खोल, बुला लिया फिर खटखटाने पर दरवाजे भी नहीं खोल रहे हो तुम। आर्यन ने इस बार उठकर दरवाज़ा यही सोचकर खोला कि जो होगा देखा जाएगा, और दरवाज़ा खोलते ही रोहित ने कहा, मुझे तो लगा कि कहीं फिर से दरवाज़ा मेरे मुंह पे ना बंद कर दे। तो क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है तू? इसके जवाब में गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके आर्यन ने पूरी बात रोहित को बताई, जिसे सुनकर रोहित पहले तो हंस पड़ा, लेकिन फिर आर्यन का चेहरा देखकर समझा कि आर्यन झूठ तो नहीं बोल रहा है, शायद कुछ देखकर डर चुका है। रोहित ने कहा, चल जैसा तू कह रहा है ना वैसा अपनी आंखों से देख लूंगा तो मानूंगा कि तू सच बोल रहा है। चल मेरा कैमरा लेकर चलते हैं, उसमें लाइट भी है तो अंधेरे का भी कोई टेंशन नहीं होगा। रोहित अपने साथ किसी तरह आर्यन को मनाकर दोबारा उसी जगह पर ले गया। कैमरा ऑन कर कर रोहित ने लाइट ऑन की और अंधेरे में तो लेंस पर साफ साफ दिखने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ आती गई और लेंस के करीब आते आते पूरे लेंस को ढक गई। सब कुछ अंधेरा सा हो गया डिस्प्ले स्क्रीन पर। रोहित ने स्क्रीन देखी, फिर लेंस को हाथ से साफ करने को हाथ बढ़ाया भर था कि तुरंत ही जैसे ग्रहण हटा हो, स्क्रीन पर सब कुछ दिखने लगा, लेकिन काफ़ी धुंधला। रोहित ने स्क्रीन साफ की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने कैमरा भी बंद करके दोबारा ऑन किया, तब कहीं जाकर कुछ साफ साफ दिखना शुरू हुआ। रोहित ने कैमरा सारे एंगल्स पर घुमा घुमा कर देखा, लेकिन कहीं से भी फ्रेम ठीक पूरा नहीं बैठ रहा था। इधर उधर देखा तो बगल के खंडहर की पहली मंजिल पे उसे कैमरा लगाना ठीक लगा। वहाँ से थोड़ा और बड़ा फ्रेम मिलता और कुछ ज़्यादा बड़ा इलाका कैमरे में दिखता, इसलिए दोनों दौड़ते हुए ऊपर तक गए और रोहित को बिल्कुल किनारे पर कैमरा लगाने की सही जगह मिल गई। रोहित ने कैमरा वहाँ लगाया ही था जब सामने वही बच्चा नीचे खड़ा दिखाई दिया। रोहित और आर्यन दोनों ही तुरंत कैमरा उठाकर भागे नीचे उस बच्चे की ओर। भागते भागते ऊपर नीचे वो दोनों आ जा रहे थे और साफ साफ सुन पा रहे थे कि कोई नीचे से ऊपर आ रहा था। दौड़ते दौड़ते दोनों को एहसास हुआ कि रुकना दोनों ही चाह रहे थे, लेकिन रुक नहीं पा रहे थे। और ऐसे ही भागते हुए अचानक दोनों ही सीढ़ियों पर गिर गए। चोट बहुत आई और कराहते हुए पड़े। दोनों सांस को तड़प रहे थे जब दिखाई कोई नहीं दिया, लेकिन किसी ने दोनों का सर पकड़ा, उठाया और एक के बाद एक दोनों के कानों में एक ही आवाज़ गूंज गई, अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। आर्यन और रोहित वहाँ से पूरी जान लगाकर भागे वापस वैन की ओर। और वैन में पहुँचते ही दोनों ने कैमरा निकाला वीडियो देखने के लिए कि आखिर शूट क्या हुआ है। उसमें वीडियो ऑन करते के साथ ही एक छोटा सा बिल्कुल पीला सा हाथ आया और लेंस को ढक गया। रोहित का हाथ बढ़ाना और फिर उस छोटे से हाथ का अपने आप हटना साफ साफ दिखाई दिया उस वीडियो में। आगे वीडियो में कैमरा ऑन होते ही जो दिखाई दिया वो तो वहाँ हुआ ही नहीं था। कैमरा ऑन होने के बाद पहली चीज़ जो दिखाई दी
वो थी उस बच्चे की सूरत। बदन में शायद एक भी कतरा खून नहीं था उस बच्चे के। बिल्कुल सधी हुई सीधी निगाहों से वो बच्चा अपनी लाल आंखों से कैमरे में बिना किसी मुस्कुराहट, ना कोई जज्बात लिए देख रहा था। उस वक्त वो बच्चा आंखों से नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब वीडियो कैमरा शूट में साफ साफ दिखाई दे रहा था। वीडियो जब और आगे बढ़ा तो देखा कैसे रोहित और आर्यन ऊपर गए और फिर उस बच्चे को देखकर नीचे दौड़े। दौड़ते दौड़ते नीचे से भी किसी के ऊपर भागकर आने की आवाज़ आ रही थी, और एक मोड़ पर उस आवाज़ के साथ हिलते हुए कैमरे में वही बच्चा हंसकर दौड़ता हुआ उनके पास आता दिखाई दिया। और दौड़ते दौड़ते नीचे आते वक्त रास्ते में वो किसी और चीज़ से नहीं बल्कि उसी बच्चे से टकरा के गिरे थे। आर्यन और रोहित आंखें फाड़ के अपनी सांसों को रोके, खौफ से सूख चुका गला लिए वो वीडियो देख रहे थे, जिसमें अब उन्होंने आगे देखा कि गिरने की वजह से कैमरा थोड़ा पीछे गिरा और साफ दिख रहा था कि वीडियो में वही बच्चा आया, उन दोनों के पास आकर चुपचाप बैठा और फिर गाने लगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। और उसके बाद पूरी तरीके से उठकर कैमरे के ठीक सामने आकर बैठा और उंगली दाएं बाएं हिलाकर नाक का इशारा कर कर चेतावनी देकर चला गया। उसके तुरंत बाद आर्यन ने वो पूरा वीडियो डिलीट किया और शूटिंग अगले ही दिन वहाँ से कैंसिल करवा दी। ये उसका पहला और सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन उस हादसे के बाद आज तक उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा इसे शुरू कर पाए। शायद उसकी किस्मत में इसे अधूरा छोड़ना लिखा था। अक्सर जब वो सोने जाता है तो उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, पर दिक्कत तो तब आती है जब उन सपनों के साथ वही आवाज़ सुनाई देती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। कभी कभी जिंदगी में देखे हुए सपने किसी अनजान हादसे के बाद हमेशा हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जब कोई फिर अपने दायरे से बाहर वाले सपने देखने की हिमाकत करेगा, मैं फिर आऊँगा एक नई कहानी लेकर, जिसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि कहीं आपके सपने किसी खौफनाक मोड़ पर आकर ना ठहर जाएं। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।